सबसे पहले हम खबरदार आपको करेंगे उस सबसे बड़े सवाल के साथ जो करोड़ों लोगों के मन में दुनिया भर में उठ रहा है इजरायल और ईरान युद्ध को लेकर। वो ये कि क्या ट्रंप की दगाबाजी की वजह से इजरायल फंस गया है। इस सवाल को उठाने का एक बड़ा कारण है। इस सवाल की वजह के लिए आज आपको हम सबसे पहले युद्ध के किरदारों का युद्ध चरित्र दिखाते हैं, जिसमें अमेरिका, इजरायल, ईरान, चीन, रूस शामिल हैं। इसमें सबसे पहला युद्ध चरित्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का देखा जाए तो दगाबाज के रूप में आ रहा है, जो G7 की बैठक बीच में छोड़कर यह कहते हुए निकले कि जल्दी कुछ बड़ा होगा, लेकिन अब इजरायल को ईरान के खिलाफ युद्ध में मदद के नाम पर तारीख पे तारीख वाला खेल खेल रहे हैं। युद्ध चरित्र में अगला किरदार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ये चरित्र आक्रामकता का है, क्योंकि युद्ध में अमेरिकी मदद का इंतजार करते हुए भी अपने मकसद को तय करके इजरायल रुकने का नाम नहीं ले रहा, लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। तीसरा किरदार ईरान के सर्वोच्च लीडर खामेनेई, जिनका युद्ध चरित्र है प्रतिबद्ध होने का, क्योंकि 8 दिन में एक बार भी कहीं झुकने का नाम ईरान ने लिया नहीं है, बल्कि अब तो ये तक कहा जा रहा है कि इजरायल को उसके किए की सजा मिल रही है। अब आता है अगला युद्ध चरित्र चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का, जो यूं तो ईरान के समर्थक हैं, लेकिन इस लड़ाई में क्या वो ईरान का साथ देंगे, इस पर चीन चुप्पी साध लेता है। इसीलिए चीन का चरित्र इस लड़ाई में चालबाज वाला है, जो बड़ी लड़ाई के वक्त अपना हित देखता है, अपना साथी नहीं। और फिर युद्ध चरित्र आता है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। इनका युद्ध चरित्र फिलहाल ईरान इजरायल के बीच मजबूर वाला है। वजह यह है कि रूस खुद ही यूक्रेन से लंबे वक्त से लड़ाई लड़ रहा है, इसीलिए रूस ईरान पर हमले का विरोध तो कर रहा है, लेकिन यह खुलकर नहीं कह पा रहा कि वो ईरान को युद्ध में मदद करेगा। इस तरह आज आपके साथ हम एक एक करके सबके युद्ध चरित्र की बात करेंगे। सबके युद्ध चरित्र से हम आपको करेंगे खबरदार। सबसे पहला युद्ध चरित्र जिससे हम आपको खबरदार करने वाले हैं वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। अब डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक चुटकुला इजरायल के सोशल मीडिया में चल रहा है, जिसका लब्बो-लुआब यह है कि इजरायल को उकसाकर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध में उतार तो दिया, लेकिन जब इजरायल को मदद की जरूरत पड़ी तो अमेरिका की तरफ से होने लगी आनाकानी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दगाबाजी के खूब चर्चे वहां हो रहे हैं। इजराइल का बीरशेवा शहर जो सुबह सुबह ईरान के मिसाइल हमले से दहल गया। इस हमले से कई गाड़ियों में आग लग गई। ईरान ने इजराइल के बीरशेवा शहर पर शुक्रवार सुबह बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। एक तरफ जहां इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, जहां इजराइल की कोशिश लगातार ईरान के मिसाइल लॉन्चर को तबाह करने की है, ऐसे निर्णायक वक्त में अमेरिका ईरान को लेकर कंफ्यूज है। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान से बातचीत का वक्त निकल चुका है। ईरान के बढ़ते हमलों के बीच इजराइल को अमेरिकी मदद की सख्त जरूरत है। फिर भी ट्रंप ईरान को लेकर तारीख पर तारीख का खेल खेल रहे हैं। सवाल है कि ईरान पर हमला करने में डोनाल्ड ट्रंप देरी क्यों कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर फैसला क्यों नहीं कर पा रहे। क्या इसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप की दगा करने की वो आदत है जिसने इजराइल को बड़े युद्ध में फंसा दिया। इजराइल में इस वक्त एक बड़ा तबका अमेरिका को शक की निगाह से देख रहा है। इजराइल में लोग सोशल मीडिया पर मीम शेयर कर रहे हैं, जिनका मतलब एक है, और वो है अमेरिकी धोखेबाजी। जिस तरह से ट्रंप इजराइल का साथ देने का फैसला लेने में देरी कर रहे हैं, उससे इजराइल के लोगों का भरोसा ट्रंप से उठता जा रहा है, क्योंकि G7 में हिस्सा लेने के लिए ट्रंप आंधी की तरह आए और तूफान की तरह लौट गए। जाने से पहले कहा, मैं सीज फायर के लिए वॉशिंगटन नहीं लौट रहा हूं, बात उससे कहीं बड़ी है। इजराइल ईरान की मिसाइलों का लगातार निशाना बन रहा है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ बातें और दावों में लगे हैं। इजराइल की तरह अमेरिका भी इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं कि ईरान एक परमाणु शक्ति बन जाए। इसे रोकने के लिए इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले भी किए, लेकिन ईरान के पलटवार में जब इजराइल को अमेरिका की सख्त जरूरत आन पड़ी
तो डोनाल्ड ट्रंप फैसले के नाम पर दे रहे हैं तारीख पर तारीख। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बात दोहरा रहे हैं कि ईरान को वो परमाणु बम बनाने नहीं देंगे, लेकिन इजराइल की मदद के लिए वो कब आगे आएंगे, इसी बात पर सस्पेंस बना हुआ है। ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप के सुर पल पल बदल रहे हैं। उन्होंने 13 जून को कहा कि ईरान समझौता करे, वरना आगे हमले और भी क्रूर होंगे। 14 जून को कहा इजराइल के शानदार हमले होने अभी बाकी हैं। 15 जून को पहली बार कहा कि अमेरिका जंग में शामिल हो सकता है। 16 जून को कहा ईरान परमाणु हथियारों से लैस न हो, वो ये सुनिश्चित करेंगे। 17 जून को ट्रंप ने कहा ईरान को मेरी बताई डील साइन कर लेनी चाहिए थी। 18 जून को ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त समर्पण करने के लिए कहा। 19 जून को कहा कि अगला हफ्ता बहुत अहम होगा, हो सकता है कि इससे पहले ही फैसला हो जाए। और अब कहा जा रहा है कि ट्रंप 2 हफ्ते के अंदर फैसला लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप पेशे से कारोबारी है, इसलिए कहीं ना कहीं वो सीधे जंग में उतरने से बच रहे हैं। चाहते हैं कि ईरान से कोई डील हो जाए। उनके फैसले में हो रही देरी को इसी से जोड़ा जा रहा है, जिसने ईरान के हौसले बुलंद कर दिए हैं। तो जो ईरान कल तक अमेरिका से बातचीत की गुहार लगा रहा था, सीज फायर के लिए कतर, यूएई जैसे देशों से अमेरिका तक संदेश पहुंचा रहा था, वो अब दो टूक कह रहा है कि बातचीत के लिए पहले इजराइल को हमले रोकने होंगे। सवाल है कि शांति का नोबेल पुरस्कार पाने के लिए, सियासी सूचकांक में अपना भाव बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अब की बार इजराइल का इस्तेमाल करने का मन बना चुके हैं। क्या उनकी तरफ से ऐसी किसी डील पर काम किया जा रहा है जिससे ईरान बातचीत के लिए राजी भी हो जाए और अपना परमाणु कार्यक्रम ठंडे बस्ते में डाल दे? क्या ट्रंप जंग में उतरने में वक्त इसलिए लगा रहे हैं ताकि जंग में लड़ते ईरान और इजराइल पर जब थकान हावी होने लगे तब वो अपना दांव चल सके, भले ही इसके लिए उन्हें इजराइल को धोखा ही क्यों ना देना पड़े, जो इस वक्त ईरान की मिसाइल से हर्राया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के मन में क्या चल रहा है ये वही बता सकते हैं, लेकिन इजराइल ने इस बीच साफ कर दिया कि चाहे अमेरिका उनका साथ दे या ना दे, वो अपना मिशन पूरा करके ही मानेंगे। सवाल है कि नेतन्याहू को ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्या उन्हें भी लगने लगा कि ईरान को एटम बम बनाने से रोकने का काम उन्हें अकेले ही करना पड़ेगा? क्या इजराइल को यह एहसास हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप दगाबाज निकल चुके हैं? ईरान पर हमले को लेकर एक तरफ जहां पर अमेरिका के भीतर, डोनाल्ड ट्रंप के भीतर एक असमंजस नजर आता है, उसी तरीके से इजराइल में इस समय बेचैनी का माहौल है। इसको कहने की बड़ी वजह है हमारे पास। इसका अंदाजा इस वजह से लगाया जा सकता है कि गुरुवार को इजराइल के पीएम नेतन्याहू वॉशिंगटन पहुंच गए। उनके साथ इजराइल के रक्षा मंत्री, आईडीएफ चीफ और रणनीतिक मामलों के मंत्री भी गए। जेरूसलम पोस्ट का दावा है कि इन सभी की डोनाल्ड ट्रंप की टीम और अमेरिकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से मुलाकात भी हुई। अब इसी युद्ध के एक बहुत चिंताजनक पहलू से हम आपको खबरदार करते हैं। सवाल ये उठ रहा है क्या ट्रंप की दगाबाजी की वजह से ही अब ईरान इजराइल युद्ध के बीच एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल होने का दावा हो रहा है जो लगभग 100 देशों में प्रतिबंधित है। ये क्लस्टर बॉम्ब्स हैं। दरअसल जब मिसाइल छोड़ी जाती है तो उसके साथ इन क्लस्टर बॉम्ब्स को लगाने का दावा किया जा रहा है कि ईरान ऐसा कर रहा है, इजराइल के ऊपर ये मिसाइलों के साथ क्लस्टर बॉम्ब्स डाल रहा है। अब क्लस्टर बॉम्ब जैसे नाम ही स्पष्ट है, इसमें यानी कि ढेर सारे बम होते हैं एक साथ। अब अगर ऐसी मिसाइलों को रास्ते में इंटरसेप्ट भी किया जाता है तो उसके जो क्लस्टर बम है वो सैकड़ों हिस्सों में बंटकर सैकड़ों अलग अलग जो अपने लक्ष्य उस पर जाकर गिरते हैं और भयंकर तबाही मचाते हैं। पूरी दुनिया में इसको लेकर अब चिंता भी होने लगी। 8 दिन से जिस युद्ध में अब तक मिसाइल और ड्रोन से हमला ईरान और इजराइल एक दूसरे पर करते रहे, वहां 123 देश में बैन बम से ईरान ने कैसे वार कर दिया। इजराइल सेना का आरोप है कि ईरान ने अपनी कम से कम एक बैलिस्टिक मिसाइल से जब हमला किया है तो उसमें क्लस्टर बम को लगाकर हमला हुआ है। यानी वो हथियार जिसके इस्तेमाल भर के दावे से ये चिंता दुनिया भर में बढ़ चुकी है कि जो ईरान क्लस्टर बम से वार करने लगा, क्या वो आगे कुछ भी कर सकता है? क्या ईरान की मिसाइल को अगर इजराइल गिरा भी दे तो क्लस्टर बम से नुकसान बड़ा होगा? सवालों की वजह समझने के लिए पहले देखिए क्लस्टर बम क्या होता है। क्लस्टर बम को एक बड़े बम या मिसाइल के अंदर पैक किया जाता है।
जब मिसाइल अपने लक्ष्य के पास पहुंचती है तो उसका वॉरहेड यानी विस्फोटक हिस्सा हवा में आमतौर पर 7 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर फट जाता है। इससे छोटे छोटे बम निकलते हैं जो एक बड़े क्षेत्र में बिखर जाते हैं, जमीन पर गिरकर विस्फोट होता है। एक तरह से कहें तो क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार है जो हवा में फटकर दर्जनों या सैकड़ों छोटे छोटे विस्फोटक बम बनकर हमला करता है और एक साथ कई लक्ष्यों पर निशाना साधता है। यहाँ तक कि दावा है कि अगर मिसाइल को हवा में विरोधी उड़ा भी दे तो मिसाइल में लगा हुआ क्लस्टर विनाशक बम अलग अलग हिस्से में बंटकर दुश्मन खेमे में तबाही ला देता है। इजरायली सेना का आरोप है कि 19 जून यानी गुरुवार को ईरान ने इस युद्ध में पहली बार क्लस्टर बम से लैस एक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यह हमला इजराइल के घनी आबादी वाले गुशदान क्षेत्र में हुआ, जिससे सब परेशान हो गए। इजराइल की सेना ने पुष्टि की है कि इस मिसाइल ने हवा में फटकर करीब 20 छोटे छोटे विस्फोटक बम बिखेरे जो 8 किलोमीटर के दायरे में फैल गए। अब आप सोच सकते हैं कि युद्ध में तो हमला होता ही रहता है, फिर क्लस्टर बम में ऐसा क्या जिसके ईरान के हाथों अभी इस्तेमाल भर से चिंता होने लगी। इसका जवाब हम रक्षा विशेषज्ञ से पूछते हैं, जो बताते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी क्लस्टर बम का इस्तेमाल होता आया है, लेकिन ये बम बहुत खतरनाक है। ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन नॉर्मल कन्वेंशन विच हैव बीन मेड 2010 के भी कन्वेंशन हैं जिनमें क्लस्टर बॉम्ब यानी कि एक बॉम्ब के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सब म्यूनिशंस होते हैं और ये जो बॉम्बलेट्स जिसे बोलते हैं ये बहुत ज्यादा बड़े एरिया में जाकर के गिरते हैं, कुड बी एज वाइड एज अबाउट से 4 to 5 फुटबॉल फील्ड और इनमें तकरीबन 40% ऐसे होते हैं जो एक्सप्लोड नहीं होते हैं, यानी दे बिकम लाइक एंटी पर्सनल माइन। तो उस तरह के छोटे छोटे हो जाते हैं। अभी हम रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया ने अक्यूज किया है कि यूक्रेन ने इस तरह के क्लस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए हैं क्योंकि उनको पता चला है दिस इज जनरली बैंड। दो रशिया अमेरिका इन्होंने साइन नहीं किया है ये कन्वेंशन, बट इट इज जनरली जो कोलैटरल डैमेज होता है, जैसे जब लड़ाई खत्म हो गई कुछ हो गए तो ये सब जगह फैले होंगे लाइक माइन। और जैसे रशिया कह रहा है कि उसका रंग हरे थे, अब हरा रंग है तो घास के अंदर पता भी नहीं चलेगा। एंड एज आई सेड 40% ऑफ इट डज नॉट एक्सप्लोड। वो जमीन के ऊपर किसी का पांव गिरेगा तो वो फट जाएगा। तो अब सवाल है कि आखिर क्यों ईरान अब क्लस्टर बम का इस्तेमाल करने लगा। इसकी वजह समझने को पहले ये वीडियो देखिए। ईरान के हमले में ये इजराइल का हाल है। इजराइल के तमाम शहरी इलाकों में ईरानी मिसाइल से भारी नुकसान होता दिखा है, जबकि इजराइल के वार से सैकड़ों लोगों की मौत ईरान में हुई। लेकिन क्लस्टर बम के इस्तेमाल की वजह क्या नेतन्याहू का बयान है। इजराइल लगातार ये कहता आ रहा है कि खामनेई को खत्म करना या सत्ता से हटाना ही उसका मकसद नहीं। इजराइल का मकसद तो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना है, लेकिन इस मकसद से संभव है कि खामनेई को हटाने का भी परिणाम निकले। खामनेई को ईरान से उखाड़ने वाले परिणाम की बात करते इजराइल की इन्हीं बातों की वजह से क्या ईरान क्लस्टर बम का इस्तेमाल करने लगा है, ताकि इजराइल के लोगों को होते नुकसान की वजह से दबाव नेतन्याहू पर बनाया जा सके। क्योंकि एक तरफ ईरान है जो कहता है कि इजराइल ने तुरंत हमला करना नहीं रोका, तो बहुत बड़ी और कड़ी प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहे। इजराइल के बिना हमला रोके बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। दूसरी तरफ इजराइल कहता है कि हमें ईरानी शासन के सभी प्रतीकों और शासन के आधार केंद्रों पर हमला तेज करना होगा। यानी इजराइल के निशाने पर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने बैलिस्टिक मिसाइल के साथ खामेनेई हैं और ईरान फिलहाल खामेनेई पर कोई खतरा आने नहीं देना चाहता। अंदेशा है कि इसीलिए ईरान 123 देश में बैन क्लस्टर बम तक का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करने लगा, ताकि दबाव नेतन्याहू पर बनाया जा सके। एक छोटा सा देश है इजराइल, अपने दुश्मनों से हर तरफ से घिरा हुआ है और आज से नहीं बल्कि दशकों से हमने देखा है कि एक साथ कई मोर्चों पर वो लड़ाई लड़ता रहा है। लेकिन इस बार अमेरिका की दगाबाजी कुछ इस तरह की रही है कि ईरान के साथ युद्ध में वो कुछ मोर्चों पर बैकफुट पर नजर आता है। उसकी जो एयर डिफेंस प्रणाली है वो अधिकतर जो हमले हैं उन्हें नाकाम नहीं कर पा रही है और ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल वहां पर उठ रहा है, वहां की सुरक्षा को लेकर, लोगों की सुरक्षा को लेकर। और ईरान में जुमे की नमाज के बाद लोग सड़कों पर उतर आए, सेलिब्रेट करने लगे कि वो इजराइल पर जीत हासिल कर चुके हैं। ईरान की सड़कों पर ये इजराइल के खिलाफ गूंजती आवाजें हैं। इजराइल के हमले के खिलाफ ये शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद ईरान की सड़क पर होता प्रदर्शन।
इजराइल के खिलाफ ईरान की सड़क पर शुक्रवार को ये गुस्सा निकला है। गुस्से के साथ ईरान की जनता दावा करने लगी है कि इजराइल के खिलाफ ईरान जीत रहा है। तो फिर सवाल आता है, आखिर किस आधार पर ईरान के लोगों को लगता है कि वो 8 दिन में इजराइल के खिलाफ जंग जीतने लगे? ईरान के लिए कैसे अपना विजय उत्सव इजराइल के खिलाफ मनाने लगे? क्या इसकी वजह यह है कि ईरान के पास मिसाइल ज्यादा है और इजराइल के पास मिसाइल रोकने की क्षमता अधिक, लेकिन अब इजराइल की मिसाइल डिफेंस प्रणाली ईरान के सामने हांफने लगी है? इजराइल के पास आयरन डोम के साथ ही 2 और बड़े सिस्टम हैं जो अलग अलग ऊंचाई और दूरी से आने वाली मिसाइल को रोक सकते हैं। इजराइल के पास डिफेंस के लिए अपना आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अब तक इन्हीं रक्षा प्रणाली से इजराइल खुद पर वार होती आई 90% तक मिसाइल को जमीन पर गिरने से पहले खत्म कर देता रहा, क्योंकि आयरन डोम 4 से 70 किलोमीटर की दूरी से रॉकेट और मिसाइल को रोक सकता है। डेविड स्लिंग कम मध्यम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराता है। एरो 2 500 किलोमीटर से मिसाइल का पता लगा लेता है। इसके बाद एरो 3 है जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से लड़ लेता है। इजराइल लगातार ऐसे वीडियो जारी करके दावा भी करता आ रहा है कि वो ईरान की मिसाइल और ड्रोन अटैक को निशाना बना रहा है। लेकिन अब जिस आयरन डोम से लेकर एरो डिफेंस सिस्टम की तारीफ होती आई, वो दावा है कि फेल होने लगे हैं। कैसे, ये देखने से पहले जानिए कि आयरन डोम काम कैसे करता है। आयरन डोम शब्द भले ही एक हो, लेकिन ये एक ऐसा उपकरण है जिसके अलग अलग हिस्से होते हैं। हम आपको एक एक करके समझाते हैं। इसका सबसे प्रमुख हिस्सा होता है ये रेडार। ये जो रेडार है, ये पता लगाता है उन सारे मिसाइलों और रॉकेट्स का जो कि इजराइल की तरफ दागे जाते हैं। एक बार जब इसके पास ये जानकारी होती है तो वो उसे कंट्रोल सिस्टम के पास भेजता है। ये कंट्रोल सिस्टम जो है, ये इस प्रणाली के बीच की कड़ी है। ये कंट्रोल सिस्टम जानकारी इकट्ठा करके जो मिसाइल और रॉकेट्स दागे जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके प्रणाली के तीसरे हिस्से को भेजता है, यानी मिसाइल फायरिंग यूनिट्स को। अब वो यूनिट्स कैसी हैं? वो मिसाइल फायरिंग यूनिट जो है वो इंटरसेप्टर मिसाइल्स दागती है उन इनकमिंग रॉकेट्स और मिसाइल्स की तरफ जो कि इजराइल की ओर फेंके जा रहे हैं, दागे जा रहे हैं, और इन्हें वो हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। अब ईरान ऐसे मिसाइल लगातार चला रहा है जिससे दावा है आयरन डोम एक्टिव होकर भी 90% सुरक्षा क्षमता वाली गारंटी नहीं दे पा रहा। अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज ने दावा किया कि इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम कमजोर पड़ता जा रहा है। आयरन डोम की क्षमता जहां पहले 90% थी, वो घटकर 65% तक आ चुकी है। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो भारी तादाद में दागी जा रही आधुनिक बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल से निपटने के लिए तैयार नहीं था। क्या इसी का नतीजा है कि इजराइल का हाइफा में ईरान के मिसाइल हमले के बाद तबाही मच जाती है? अब दूसरे वीडियो में देखिए कैसे बीच हाइफा शहर में ईरान की मिसाइल आकर गिरती है। ईरान से 1700 किलोमीटर दूर इजराइल का हाइफा है, जहां ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल के हमले के बाद ऊंची इमारत खंडहर हो जाती है। ये वीडियो ही खबरदार करते इन सवालों को जन्म देता है। आयरन डोम जब केवल 65% मिसाइल ही रोक पा रहा है, एरो डिफेंस सिस्टम पर इजराइल के दबाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल की मिसाइल रोकने की क्षमता घटती जा रही है और ईरान की इजराइल पर मिसाइल मारने की ताकत बढ़ती जा रही है। तो क्या इसके जिम्मेदार सीधे ट्रंप हैं, जिन्होंने अब तक इजराइल का साथ देने का फैसला लटका रखा है? क्या ट्रंप की वजह से इजराइल का मजबूत कहा गया डिफेंस सिस्टम ढीला पड़ चुका है? इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो किस तरीके से अब कम मिसाइलों को रोक पा रहा है, विस्तार से इसे समझिए मेरे सहयोगी सुमित चौधरी से।
बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए श्रोता, सबसे कमाल की बात ये देखिए, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे लगातार जो आप कह सकते हैं कि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है इज़राइल का, वो कैसे काम करता है। लेकिन अब वो सिस्टम भी कमज़ोर पड़ता जा रहा है। इज़राइल को पूरी दुनिया उसके एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जानती है, लेकिन कुछ आंकड़े हैं, हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार 13 तारीख से अब तक, यानी कि आज 20 तारीख हो गई है, 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन करीबन 3-3 दिनों में हमने आंकड़े बाँटे हैं। सबसे पहले आप देखिए, पहले 3 दिन के अंदर जो आप एयर स्ट्राइक्स की गई या मिसाइल दागी गई ईरान की तरफ से, 40 से 50 मिसाइलें दागी जाती थी। लेकिन कितनी आकर इजराइल के अंदर गिरी, वो थी 4 मिसाइलें, क्योंकि लगातार कैपेसिटी जो थी, एक्यूरेसी जो थी आयरन डोम की या दूसरे डिफेंस सिस्टम्स की, वो बहुत अच्छी थी और करीबन 90% थी। लेकिन धीरे धीरे जब 17 और 18 तारीख को ये देखा गया तो ये लगातार कम होता चला गया और अब ये आंकड़ा, जैसे आपने भी बताया था, कि 65% के करीब पहुंच चुका। और अभी जब 19 तारीख की हम बात करते हैं, मिसाइलें कितनी दागी जा रही है, सिर्फ 25, और आकर अटैक कितना कर रही है, 4 मिसाइलें। तो आप मानिए कि लगातार इसकी एक्यूरेसी या फिर आप इसके कह सकते हैं कि इसकी डिपेंडेंसी जो है इस पे बहुत ज्यादा इजराइल की है, लेकिन अब इसकी भी काम करने की एक क्षमता होती है। और दुनिया में तमाम बड़े एयर डिफेंस सिस्टम्स की जब आप बात करते हैं, सभी की एक्यूरेसी मैक्सिमम 90% होती है। लेकिन अगर वो ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लगातार कई बार इंटरसेप्ट करते हैं, तो वो एक्यूरेसी भी लगातार गिरती जा रही है। और शायद इजराइल के लिए भी एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि जिस तरीके की मिसाइलों का जखीरा या फिर जिस तरीके की मिसाइलें ईरान के पास हैं, वो लगातार बड़ी संख्या में हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है, जो लगातार इजराइल के इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा विध्वंसक तबाही मचा रही है। अब याद करिए ये युद्ध शुरू क्यों हुआ था। इजराइल ने कहा था कि वो नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाए, परमाणु हथियार बनाए, और इसीलिए उसने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ईरान के टारगेट किया, न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया। लेकिन युद्ध के 8 दिन बाद ईरान की तरफ से जो कहा गया है, उससे निश्चित इजराइल की परेशानी बढ़ेगी। ईरान की तरफ से कहा गया है कि उसके परमाणु ठिकानों पर या परमाणु सामग्री, एक तरीके से समझ लीजिए, उस पर इजराइल के हमलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ईरान की वजह से इजराइल में आजकल इसी तरह हमले का सायरन बजने लगता है। ईरान की तरफ से इजराइल पर सैकड़ों की तादाद में रोज मिसाइल दागी जा रही हैं। ईरान से बढ़ते इस हमले को रोकने के लिए इजराइल की वायुसेना तेहरान और बाकी जगहों पर मिसाइल लॉन्चर को निशाना बना रही है। ईरान किसी भी तरह से इजराइल पर मिसाइल ना दाग पाए, इसके लिए ईरान के सैनिकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये देखिए, इजराइल के लड़ाकू विमान ईरान के आसमान में घूमकर चुन चुन कर मिसाइल को ध्वस्त करने में जुटे हैं। इसी से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के आसमान पर कब्जा कर लिया। बावजूद इसके ईरान झुकने को तैयार नहीं, जबकि इजराइल की तरफ से उसके परमाणु रिएक्टर पर बड़ा हमला बोला गया। इजरायली सेना ने गुरुवार को ईरान के अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला किया। परमाणु संयंत्र पर हमले से पहले इजरायली सेना ने ईरानी लोगों से इस इलाके को खाली करने के लिए कहा था। इजरायल ने इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ये इलाका छोड़कर चले जाने की चेतावनी दी। इसके बाद इस बड़े महत्वपूर्ण संयंत्र पर हमला किया गया। ईरान पर इजरायल के हमले की वजह उसे परमाणु हथियार बनाने से रोकना है, इसीलिए उसने पहले इस प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों को मारा और अब उसके परमाणु रिएक्टर पर हमला बोला। लेकिन इजरायल के इतने बड़े हमले के बावजूद ईरान को लेकर नेतन्याहू का मिशन अधूरा रह सकता है। इसकी वजह सीनियर IRGC कमांडर रेजाई का बयान है, जो कहते हैं कि समृद्ध परमाणु सामग्री को इजरायल के हमले से पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। इजरायल ने नतांज, इस्फहान, खांदाब और अराक पर हमला किया, लेकिन ईरान का दावा है कि इन जगहों को पहले ही खाली करा लिया गया था और न्यूक्लियर मटेरियल को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया था। न्यूक्लियर मटेरियल का मतलब यूरेनियम से है। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम की ही जरूरत होती है, जिसके सुरक्षित होने का दावा इजरायल के लिए बड़ा खतरा माना जा सकता है। यही नहीं, ईरानी जनरल का यह दावा भी सबको चौंकाता है कि अब तक सिर्फ ईरान ने अपने 30% हथियारों का ही इजरायल पर इस्तेमाल किया है। ईरान हो या फिर इजरायल, वो कई दशकों से एक दूसरे से जंग लड़ने की तैयारी में जुटे थे। ऐसा पहली बार है जब दोनों देश सीधे जंग में उतरे हैं और एक दूसरे की धरती पर इतना बड़ा हमला कर रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। इजरायल के निशाने पर ईरान के हथियार
सैन्य ठिकानों के अलावा परमाणु वैज्ञानिक भी हैं। इसीलिए ईरान पर पहले वार के तहत उसने सैन्य अफसरों के साथ बड़े परमाणु वैज्ञानिकों को भी मारा है। ये सिलसिला जारी है। गुरुवार को इजराइल ने ईरान के एक बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारने का दावा किया, लेकिन अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को हमले से पहले ही सुरक्षित कर लिया होगा तो फिर इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी और तब इजराइल को ईरान में अपनी सेना भेजकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना होगा, जिससे इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करने के लिए तैयार है, पर अमेरिका से नहीं। वो बात करेगा तो यूरोपियन यूनियन से, ये उसकी तरफ से कह दिया गया है। इस बीच अगर ईरान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उसके परमाणु सामग्री को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है इजरायल के हमलों में, तो वो किस आधार पर यह दावा कर रहा है? मेरे सहयोगी सुमित चौधरी आपको विस्तार से समझाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए श्वेता, सबसे खास बात यह कि ईरान के इन दावों में कहीं कहीं बहुत सारे रीजंस भी हैं जो इसकी तस्दीक करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार कहां पर ईरान के ठिकानों पर इजराइल की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं गेरचाइन का इलाका है, अर्थखान का इलाका है, ये सारे वो इलाके हैं। नजजान जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस में से एक है, अराक है, तेहरान है, इस्फान है, ये सारे इलाके वो हैं जहां पर मिलिट्री, आप कह सकते हैं मिलिट्री इंस्टॉलेशन के साथ साथ न्यूक्लियर साइट्स पर इजराइल की तरफ से अटैक किया। बुशरा, हालांकि देखिए कई जगहों पर ईरान ये बात सीधे तौर पर नकारता आया कि नहीं, इन साइट्स पर कोई अटैक नहीं, लेकिन इसके पीछे के रीजन क्या है मैं आपको जरा समझा दूं। दरअसल आईए की तरफ से भी इस बात को लेकर कहा गया कि कोई रेडिएशन नहीं फैल रहा है, सुरक्षित। और दूसरी सबसे बड़ी कारण यह है कि ईरान ने लंबे समय से इन सारे, आप कह सकते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम इंस्टॉलेशंस को बहुत मजबूती से, बहुत लंबे समय से तैयार करके बनाया था। कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें हैं, या आप कह सकते हैं कि बहुत डीप इनसाइड आपने उसको बनाया है सरफेस से। और तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि ईरान इस बात को क्यों नकार रहा है, इसके पीछे है उसकी डोमेस्टिक ऑडियंस या फिर डोमेस्टिक लोग, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोगों में किसी तरीके की दहशत हो, कि लोग वहां पर आनन फानन में भागे। तो निश्चित तौर पर ये सारे बड़ी रीजंस है कि ईरान भी इन दावों को नकार रहा है और ये कह रहा है कि इजराइल की तरफ से जो जो बड़े अटैक्स किए गए थे उससे इन किसी न्यूक्लियर साइट्स को कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है और ये अभी भी सेफली काम कर रहे हैं। इजरायल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है उसने दुनिया को बांट दिया है। इस समय ईरान के पक्ष में चीन और रूस नजर आ रहे हैं और रूस की तरफ से ऐसे में बड़ा बयान आया है। इस बहुत बड़े बयान के बारे में हम आपको बताते हैं। रूस के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो अपने सहयोगी देशों के साथ सैन्य सहयोग को और मजबूत करेंगे, साथ मिलकर हथियार बनाएंगे, अपनी सेनाओं को आधुनिक करेंगे। रूस की ही तरह उत्तर कोरिया से भी ईरान के अच्छे संबंध हैं, काफी गहरे संबंध हैं। जो मिसाइलें ईरान की तरफ से इजरायल पर दागी जा रही हैं और वहां के एयर डिफेंस को भेद कर वो हमला कर रहा है, इसमें नॉर्थ कोरिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। उत्तर कोरिया की इस मिसाइल का ईरान की खुर्रम शहर मिसाइल से क्या संबंध है? ईरान में हवाई राक्षस कही जाने वाली इस मिसाइल का रिश्ता उत्तर कोरिया से क्यों जोड़ा जाता है? ईरान के पास मिसाइलों का ऐसा जखीरा है जो दावा है कि इजराइल को 100 दिन तक दहला सकता है। इजराइल के इस जखीरे में सबसे खतरनाक मिसाइल खुर्रम शहर 4 है। ईरान की मिसाइल ताकत की तस्वीरें सारी दुनिया देख रही है। इजराइल में इतनी तबाही मची है कि उसकी तुलना गाजा से की जाने लगी। अब ये तस्वीर देखिए जो इजराइल के हाइफा शहर पर गिरती है, जहां पर ईरान की मिसाइल ने बड़ा हमला किया है। इजराइल ने भी नहीं सोचा होगा कि ईरान उसके अंदर इतना घुसकर हमला करेगा। इस हमले का एक और वीडियो देखिए। ईरान की मिसाइलें ही जिसने इजराइल के लोगों को बंकर के अंदर जाने को मजबूर कर दिया। तेल अवीव की तरह ईरान के निशाने पर इजराइल के सभी बड़े शहर हैं, जिसमें हाइफा पर हुआ यह हमला ईरान की मिसाइल पावर को दिखाता है, दुनिया को याद दिलाता है कि युद्ध में सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस की भी एक सीमा होती है, जो हर मिसाइल से सुरक्षा का भरोसा नहीं दे सकती। ईरान इजराइल को इस तरह से तबाह कर पा रहा है क्योंकि उसका मिसाइल कार्यक्रम उत्तर कोरिया से जुड़ा हुआ रहा है। दोनों देशों ने मिलकर एक साथ मिसाइल पर काम किया है। ईरान की खुर्रम शहर 4 मिसाइल भी उत्तर कोरिया की एक भयानक मिसाइल से मिलती जुलती है।
25 मई 2023 को जिसका सफल परीक्षण किया गया। ये लिक्विड फ्यूल पर उड़ने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। खुर्रमशहर मिसाइल बहुत हद तक उत्तर कोरिया की हवासोंग 12 मिसाइल की तरह ही है। इसकी अगर रेंज बढ़ानी हो तो वॉरहेड का वजन कम किया जा सकता है, जबकि रेंज कम रखनी हो और नुकसान ज्यादा करना है तो हथियार का वजन बढ़ाया जा सकता है। जेन्स डिफेंस वीकली और सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक उत्तर कोरिया ने हवासोंग 12 मिसाइल का एक वर्जन ईरान को बेचा था जिसे BM-25 नाम दिया गया था। यहाँ पर 25 का मतलब है 2500 किलोमीटर। इस एक मिसाइल ने ईरान को पूरे मध्य पूर्व में कहीं भी हमला करने की जबरदस्त शक्ति दे दी, खासकर इजराइल पर, जिसके सुरक्षा चक्र को भेदने में ईरान कामयाब होता दिख रहा है। ईरान और उत्तर कोरिया का रिश्ता कितना गहरा है, अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस युद्ध में किम जोंग उन ईरान के समर्थन में उतर चुके हैं। ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई में उत्तर कोरिया के तानाशाह ने अमेरिका और इजराइल को जमकर फटकारते हुए ईरान का खुलकर पक्ष लिया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ईरान पर किए गए इजरायली हमले की निंदा की है। प्योंगयांग के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ईरान के नागरिक, परमाणु और ऊर्जा ठिकानों पर हमले को लेकर बयान जारी करके ये कहा है कि मानवता के खिलाफ माफ न करने वाला अपराध है। ये क्षेत्र को एक नए व्यापक युद्ध की ओर धकेल रहा है। उत्तर कोरिया ने न केवल इजराइल की आलोचना की बल्कि अमेरिका और यूरोपीय देशों पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि वो इस अपराध में संयुक्त रूप से भागीदार है। भले ही उत्तर कोरिया सीधे ईरान का लड़ाई में साथ ना दे रहा हो, लेकिन किम जोंग उन का यह बयान ईरान का हौसला बढ़ाने के लिए काफी है, क्योंकि इस बयान का मतलब है अगर लड़ाई में ईरान को जरूरत पड़ी तो उत्तर कोरिया उसकी मदद कर सकता है, खासकर उसके मिसाइल जखीरे को बरकरार रखने में। उत्तर कोरिया इस समय पिछले कई दशकों की तुलना में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। वो लगातार आधुनिक मिसाइल पर काम कर रहा है जो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग की खुफिया एजेंसी ने हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि उत्तर कोरिया इस समय पिछले कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। उसके पास अब ऐसे हथियार और सैन्य ताकत है जो पूर्वोत्तर एशिया में अमेरिकी सेना और उसके सहयोगी देशों के लिए खतरा बन सकती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मदद के बदले रूस, उत्तर कोरिया, चीन और ईरान के साथ अंतरिक्ष, परमाणु और मिसाइल से जुड़ी तकनीक, जानकारी और सामान साझा कर रहा है। ईरान के साथ उत्तर कोरिया के करीबी रिश्तों को दिखाती अब इस तस्वीर पर गौर करिए जिसमें उत्तर कोरिया की तरफ से दक्षिण कोरिया पर रॉकेट से हमला किया गया। इस हमले ने बता दिया कि अमेरिका के सहयोगी उत्तर कोरिया के निशाने पर हैं। वो जब चाहे उन्हें निशाना बना सकता है। इस तरह अमेरिकी दुश्मनों की तरफ से उसे साफ साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर ईरान को छेड़ा तो रूस से लेकर उत्तर कोरिया तक उसकी मदद के लिए पीछे खड़े हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वो वजह बताई है कि क्यों अमेरिका के न्योते को, डोनाल्ड ट्रंप के न्योते को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। इसकी चर्चा खूब रही, लेकिन आज वो भुवनेश्वर पहुंचे थे, एक रैली को संबोधित कर रहे थे और प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि उन्हें उड़ीसा की धरती पर आना था, इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप के न्योते को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। कनाडा के G7 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से न्योता दिया गया था। अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है।